वेलकम बैक। भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो हाईली कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उससे बेटर सिस्टम हम ढूंढ भी नहीं पा रहे। सिस्टम का नाम है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम देश के न्यायालयों से जुड़ा हुआ है, देश की न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जाने वाले जज ही आने वाले जज का नाम बताकर जाते हैं, यानी जज ही दूसरा जज बता के जाता है कि मेरे जाने के बाद कौन जज यहां पर बैठेगा। देश के संविधान में इसका कोई मेंशन नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। जुडिशरी अपॉइंट्स एंड ट्रांसफर्स जजेस, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है देश की न्यायपालिका के जजेस के नियुक्ति को लेकर के? आर्टिकल 124 अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिफाइन करता है। आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेस को डिफाइन करता है। एक लाइन है जो क्लियर करती है कौन और कैसे चुनेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अब ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ भारत के राष्ट्रपति नए चीफ जस्टिस या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का चुनाव करेंगे या नियुक्ति करेंगे। कंसल्टेशन वर्ड पे ही पूरी डिस्कशन है, कंसल्टेशन वर्ड पर ही पूरा क्रिटिसिज्म है। देश के संविधान में 3 महत्वपूर्ण पिलर होते हैं। पिलर का नाम है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड अदर जजेस। इन सब में सर्वोपरि भारत के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का बचाव करना और हमेशा उसको उसके लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करवाना। कॉलेजियम सिस्टम आया कैसे, कॉलेजियम सिस्टम एग्जैक्टली बना कैसे? क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम कहीं संविधान में मेंशन नहीं है तो कभी बना होगा 1947 के बाद। 3 जजमेंट्स हुए। पहला जजमेंट 1981 में हुआ, दूसरा हुआ 1993 में और तीसरा एक जजमेंट नहीं था, केस नहीं था, बट एक रिकंसिडरेशन था, रेफरेंस किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। फर्स्ट जजेस केस एससी गुप्ता विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य के विरुद्ध एसपी गुप्ता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के आधार पर निर्णय दिया कि जो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं भारत के संविधान की, जो मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उन तीनों की ही बात का वजन सेम है। अगर तीनों की बात का वजन सेम है तो क्या एक पर्टिकुलर फंक्शनरी की बात पे डिसीजन ले सकता है कोई दूसरी 2 फंक्शनरीज? तो 1981 के फर्स्ट जजेस केस में क्लियर हुआ कि एग्जीक्यूटिव हैज द अपर हैंड। एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका अपर हैंड है। चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन होगा क्योंकि देश के संविधान में लिखा है, लेकिन अपर हैंड भारत की एग्जीक्यूटिव का रहेगा। कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। उसकी सहमति नहीं चाहिए। इस केस के आधार पे उनकी सहमति नहीं चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? गवर्नमेंट पावरफुल हुआ, लेकिन कंसल्टेशन तो होगा देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। सेकंड जजेस केस जो कि 1993 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्लियर हुआ कि चूंकि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है तो हम एग्जीक्यूटिव का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं अलाउ कर सकते, वरना जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी। यहां से सारा गेम बदल गया और बेसिकली यहीं से कॉलेजियम स्टार्ट हुआ। कॉलेजियम सिस्टम का स्टार्ट 1993 के सेकंड जजेस केस के बाद माना जा सकता है। 9 जजेस बेंच थी, उन्होंने पहली पोजीशन या पहले वर्डिक्ट को रिकंसिडर किया और बदल दिया। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एट स्टेक, तो हम जुडिशरी को महत्वता देते हुए पुराने केस को बदल रहे हैं। नो डिसीजन कैन बी मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
भारत के राष्ट्रपति बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के कोई निर्णय आर्बिट्रेरीली नहीं ले सकते। CGI will discuss with senior judges and then recommend. 1993 सेकेंड जजेस केस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर जजेस के साथ डिस्कशन करेंगे और फिर रेकमेंड करेंगे भारत सरकार को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर रिकंसिडरेशन, प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए पूछ सकते हैं। सरकार कह सकती है कि हमें ये नाम उचित नहीं लग रहा है इस बड़ी पोस्ट के लिए, आप इसे फिर से रिकंसिडर कीजिए। इसके लिए उन्हें नेचुरली कोई सॉलिड ग्राउंड देना होगा। लेकिन फिर भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो सीनियर जजेस हैं डिस्कस करके कह देते हैं कि नहीं हम यही नाम रेकमेंड कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को परमिशन अकॉर्ड करना पड़ेगा। 1993 में क्लियर हो गया कि जुडिशरी के ही डिसीजन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के रहेंगे, प्रायोरिटी पे रहेंगे, एग्जीक्यूटिव की प्रायोरिटी खत्म हो गई जजेस की नियुक्ति में। फिर आया 1998 जिसको थर्ड जजेस केस कह सकते हैं। एग्जैक्टली ये केस नहीं था, बस एक रिकंसिडरेशन था, रेफरेंस किया था भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच को। उन्होंने पूछा था, रेफरेंस भारत के राष्ट्रपति ने किया था और किस आर्टिकल के तहत किया था? आर्टिकल 143 ऑफ भारतीय संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के अंडर भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से एक रेफरेंस किया, क्लैरिफिकेशन मांगा कि जो 1993 के वर्डिक्ट को लेकर डाउट थे, क्या CGI अकेले एक्ट कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की राय शुमारी इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, होनी ही चाहिए। कितने जजेस होने चाहिए, कितने जजेस के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे, क्या ये ओपिनियंस राइटिंग में होने चाहिए, और ट्रांसफर्स का क्या होगा, और अगर किसी सीनियर जज को बाईपास करके किसी जूनियर जज को रेकमेंड किया जा रहा है तो उस केस में क्या किया जाएगा। ये कुछ प्रश्न पूछे भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकंसिडरेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशंस इशू किए, डिस्कशंस के बाद बेंच बैठी और डिस्कशंस हुए और आउटपुट आया, जिससे आज का मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सामने आया, मोर इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए और ट्रांसफर के लिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के। कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन जरूरी है, CGI अकेले एक्ट नहीं कर सकते। सारी चीजें राइटिंग में होंगी, सारे जजेस की ओपिनियन कंसल्टेशन राइटिंग में होंगी। एक पॉइंट जो यहां मैंने नहीं लिखा है वो ये है कि अगर किसी जूनियर जज को प्रायोरिटी दी जा रही है किसी सीनियर जज के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में पॉइंट आउटपुट ये था कि अगर किसी को रेकमेंड किया जा रहा है तो क्यों रेकमेंड किया जा रहा है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स मेंशन किए जाएंगे, उसका केस मजबूत है और ये साबित करना होगा कि उसका केस मजबूत है, पॉजिटिव पॉइंट्स मेंशन करने हैं। हाउ कॉलेजियम सिस्टम एक्चुअली वर्क, ये बातें मैंने बताई कि कॉलेजियम का क्या हिसाब बता रहा, कॉलेजियम आज के मौजूदा फॉर्म में आया कैसे, अब कॉलेजियम काम कैसे करता है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए जैसे मैंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ये डिसाइड करेंगे कि भारत का आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा भी अगर कोई जज है तो वो जज कौन बनेगा। ये चीज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड करेंगे डिस्कशन में। रिकमेंडेशन जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई कंफ्यूजन है तो रिव्यू के लिए बोला जाएगा। रिव्यू में भी अगर फिर से वही नाम आता है तो अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। अगर रिव्यू में कोई नाम चेंज होता है तो नए नाम के साथ रिकमेंडेशन फिर अपॉइंटमेंट, फिर भी रिव्यू का ऑप्शन हमेशा रहता है। हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट का नहीं बैठेगा, पहले कॉलेजियम बैठेगा हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट का कॉलेजियम बैठेगा और इस कॉलेजियम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ये डिस्कशन करेंगे, कंसल्ट करेंगे, एक नाम रेकमेंड करेंगे। वो नाम जाएगा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के। जब ये नाम फाइनल कर देंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा और उसके बाद उनकी नियुक्ति हो जाएगी।
क्रिटिसिज्म क्या है इस पॉइंट का? अभी तक हमें यह समझ आया कि इस सिस्टम में जजेस कैसे चुने गए हैं। हमें एक पॉइंट क्लियर है कि ये सारी डिस्कशन, सारा पॉइंट, सारा जो रायता हमने डिस्कस किया उसका कारण एक है, हमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है। कल को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर अगर देश के संविधान को निराश करते हैं, किसी कारण से देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी स्ट्रांग होगी, तो हमारे देश के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। देश के जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने का सिर्फ होल सोल पर्पस यही है। अब इस सिस्टम के अंदर कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज है। नेचुरली जैसा मैंने कहा, भारत का वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कोलेजियम सिस्टम। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। जहां ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, जहां एक दूसरे के प्रति पेडिग्री इन्वॉल्व होगी, वहां पर चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी। अगर मेरे चाचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और मैं भी किसी छोटी मोटी कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज हूं, तो मेरा नाम रेकमेंड किया जाएगा। ये फैक्ट है, भाई भतीजावाद होगा, अंकल जज सिंड्रोम ये आएगा। नेपोटिज्म, यही पॉइंट है नेपोटिज्म का, एग्जैक्टली नेपोटिज्म। नो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कोई चुनाव गलत हो जाए, कोई ऐसा रिकमेंडेशन हो जाए जो करप्ट हो, कोई ऐसा रिकमेंडेशन हो जाए जो भारत के संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा, तो उस केस में कॉलेजियम की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लिमिटेड एग्जीक्यूटिव रोल, ये कंट्रोवर्सी भी है और ये प्लस पॉइंट भी है। कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अगर देश के संविधान के महत्वपूर्ण अंग में कोई से नहीं है, कोई बात कहने का अधिकार नहीं है, तो वो देश के लोकतंत्र में आम आवाज़ को ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहा है। प्लस पॉइंट क्यों है? अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का इसमें ज़्यादा रोल होगा तो इंडिपेंडेंस को खतरा होगा देश की जुडिशरी को। लिमिटेड एग्जीक्यूटिव रोल ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैन ओनली बी असर्टेन इफ दे हैव लिमिटेड रोल, ये तो फैक्ट है। डिले इन अपॉइंटमेंट्स, देश के कई अदालतों में कई करोड़ मुकदमे लंबित हैं और उनमें से बहुतों का कारण है अपॉइंटमेंट्स में समय लगता है। NJEC 2014-15 में भारत सरकार एक कमीशन बनाने का प्रस्ताव लाती है जो कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। एक CC है देश के अंदर इस समय, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। इसके मुखिया भारत के प्रधानमंत्री हैं। देश के अंदर जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो CCA से क्लियर होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि देश के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उनमें किसकी नियुक्ति होगी, इसमें भारत के प्रधानमंत्री का से है। भारत के प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। NJAC लाए 2014-15 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसमें बताया गया कि हम एक कमेटी बना देते हैं, आप कॉलेजियम को छोड़िए, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जिसका नाम होगा NJAC। उसके बाद ये अपॉइंटमेंट्स होंगे, जैसे उसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर जजेस, लॉ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, 2 एमिनेंट पर्सन्स। अब ये 2 एमिनेंट पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ये लॉबिस्ट हो सकते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं। एम्बिग्विटी है इस सिस्टम के अंदर, एक तरह से एक लूप होल छोड़ देने का प्रयास था और वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2015। कारण बताया गया, थ्रेट टू इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बिल्कुल वैलिड रीजन, समझ आता है। जो मौजूदा सिस्टम है कॉलेजियम, उसको लेकर कंट्रोवर्सी है, इश्यूज हो सकते हैं, नेपोटिज्म है। एक समय पे ये भी कहा गया कि जो हमारा अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दलित जो सेगमेंट है, जिन लोगों को अच्छा रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं मिला, उनको काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में मिला। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट होगा और एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होगी तो ये सिस्टम में तो फ्लॉ था, इस सिस्टम में तो फ्लॉ था। मतलब वी कैन हैव बेटर सॉल्यूशंस और बेटर ऑप्शंस, बट ये तो बेस्ट ऑप्शन नहीं था। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि कॉलेजियम एज इट इज़ चल रहा है और सरकार ने प्रयास किया, सरकार के फैसले को असंवैधानिक डिक्लेयर करके स्क्रैप कर दिया गया।
देश में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल देश के अंदर जो अभी जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से ही हो रहे हैं। कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इस समय अंधों में काना राजा कहा जा सकता है कि चलो ठीक ठाक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं देश के अंदर। अगर खुदा न खास्ता जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना रहे तो फिर भारत को युगांडा या क्या नाम, वो जो कंट्रीज़ हैं उस तरह की जैसे नाइजीरिया एट्सेट्रा बनने में समय नहीं लगेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर पे कॉलेजियम को लेकर? क्या इससे बेटर कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जो हम कॉलेजियम को रिप्लेस करें? क्या सरकार कुछ ला सकती है या कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स नई चीज़ आनी चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइए, विल डिस्कस फर्दर इन अदर वीडियोस। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।